हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं यानी नागरिक शास्त्र की, जो आपकी क्लास 10 में नागरिक शास्त्र है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एसएसटी वाला पोर्शन होता है उसे 4 भागों में बांट देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आज हम पॉलिटी वाला पोर्शन करेंगे और इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा सत्ता की साझेदारी, यानी पार्ट नंबर 1 होगा सत्ता की साझेदारी। और दोस्तों इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। आप सभी जानते हैं कि हमारी परीक्षा के केवल हमारे पास 15 दिन बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि हमारी 16 तारीख से परीक्षा शुरू है। तो आज हमारे पास आज 1 तारीख है, तो हमारे पास 15 दिन है। तो हमारी परीक्षा 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। कब से? 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। जो क्लास 10 होगा और सामाजिक विज्ञान और एसएसटी की क्लास होगी। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान और एसएसटी के बारे में बात करेंगे। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान और एसएसटी के बारे में बात करेंगे। नागरिक शास्त्र होगा दोस्तों आज हमारा टॉपिक। नागरिक शास्त्र में होगा हमारा पहला चैप्टर होगा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी आज हम इसे देखेंगे। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में आए हैं। दोस्तों आप सभी भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर यानी वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पिछली परीक्षा में रिपीटेड होते आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दोस्तों 2012 से 2022 तक है। तो सत्ता की साझेदारी चैप्टर में जितनी बार भी 2012 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरे कराऊंगा। इस सत्ता की साझेदारी में 2012 से 2022 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे आज कराऊंगा। तो दोस्तों हाँ, और आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है विद मॉडल पेपर। नहीं दोस्तों, विद मॉडल पेपर के साथ कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 में हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में टॉपर बनाकर देगा। टॉपर बनेंगे आप इस चैनल से पढ़कर। तो सत्ता की साझेदारी होगी। और दोस्तों हमारा यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी है और उनकी जो वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाकर वीडियो देखो। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों टारगेट 3 मार्च 2023। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एसएसटी का पेपर है दोस्तों वो 3 मार्च को है। कब? एसएसटी का पेपर 3 मार्च को है, जिसमें हमारे 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी दोस्तों हम 70 नंबर की बात करेंगे जिसमें हमारे 70 नंबर पूरे हो जाएंगे। किसमें? एसएसटी में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दो। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दो। दोस्तों 2022 में क्वेश्चन आया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दो। सत्ता की साझेदारी जरूरी है, यानी सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी अगर सत्ता की साझेदारी है तो उसमें विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं उनके बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। नहीं टकराव तो होगा, लेकिन टकराव का अंदेशा कैसा हो जाएगा? टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। यानी ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। यानी अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए जरूरी है। यानी इसलिए सत्ता में हिस्सा देना स्थायित्व के लिए अच्छा है। अब देखते हैं यानी बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। यानी बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। ये दोस्तों जो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। जरूरी है। दोस्तों एक बार और समझिए, एक बार में ये सवाल समझ में नहीं आता किसी के भी। यानी देखो क्या कह रहा वो, उसने कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दो। 2022 में क्वेश्चन आया। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। नहीं अगर आप सत्ता का बंटवारा कर देते हो तो विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं उनके बीच में जो टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। यानी ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा हो, बहुसंख्यक कह रहा बहुसंख्यक जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो, समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश
देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। नहीं दोस्तों, अगर आप बहुसंख्यक समाज है, अगर वो कह रहा कुछ और करो लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, वो देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन, प्रश्न नंबर 2 है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। 2015, 17, 1900 पूछा गया है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर करते हैं, यानी गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर करते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर करते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ आपके यहाँ भी चुनाव होते होंगे तो दोस्तों जब यानी किसी पार्टी को पर्टिकुलर वोट नहीं मिल पाती तो वो दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लेता है। मान लीजिए दोस्तों, यानी टोटल चुनाव हुआ 204 सीट पर, तो दोस्तों एक पार्टी को तो मिलेगी 100 सीट, दोस्तों एक पार्टी को तो मिलेगी दोस्तों 100 सीट, एक पार्टी को मिलेगी 5 सीट, और एक पार्टी को मिलेगी 25 सीट, दोस्तों एक पार्टी को मिलेगी 25 सीट। अब दोस्तों कितनी बची, 204 में से 125 सीट पूछा, कितनी होगी, 14 में से 5 गए 9 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, यानी दोस्तों दूसरी पार्टी को मिली 79 सीट। तो दोस्तों अब क्या करेगा, अब पर्टिकुलर यानी अगर बहुमत लाना है तो इसे भी 102 वोट चाहिए, इसे भी 102 वोट चाहिए, ऐसे भी। तो दोस्तों किसी के पास 102 वोट नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे, ये दोनों पार्टी क्या करेंगे, ये दोनों पार्टी क्या कर लेंगे, गठबंधन क्या कर लेंगे दोस्तों, गठबंधन कर लेंगे। और दोस्तों दोनों की वोट मिला कितनी हो जाएगी, 125 वोट हो जाएंगे, 125 सीट हो जाएंगी दोस्तों। ये वाली पार्टी दी, दोनों पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। तो गठबंधन वही होता है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, 2015, 17, 1900 पूछा गया। गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक भी दल हो सकते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं, यानी इसकी विशेषता है कि जो गठबंधन है दोस्तों वो कम से कम 2 लोगों के मध्य ही होगा। कह रहा है ना, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदारी होते हैं, यानी कम से कम 2 दल उसमें भाग लेने चाहिए। दूसरा कह रहा है कि गठबंधन एक स्थायी प्रबंधन होता है, यानी गठबंधन एक अस्थायी होता है, नहीं दोस्तों पता नहीं कब समाप्त हो जाए, इसका कुछ पता नहीं होता। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंधन होता है। दोस्तों गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है, यानी गठबंधन सरकार का जो गठन है किस पर, गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो गठबंधन सरकार का गठन किसके समझौते के आधार पर होता है। कह रहा है ना, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं, गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है, गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इसमें कठोरता, सिंधुतावाद, राजनीतिक के लिए कोई स्थान नहीं होता, नहीं इसमें किसी पर कोई कठोरता नहीं दी जाती। गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेला ही सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, यानी गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार, ये दोस्तों जोन सी पार्टी गठबंधन करेगी उसका एक भागीदार अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करे, यानी अपनी जो उसकी राजनीतिक शक्ति है उसमें वृद्धि कर अकेला ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अकेला ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, मैंने बता दिया कि 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर एक गठबंधन करते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता है, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं, गठबंधन एक अस्थायी प्रबंधन होता है, गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इसमें कठोरता, सिंधुतावाद, राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता। गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेला ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अकेला ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए यानी चलते हैं अगले पेज पर। अब कह रहा है दोस्तों, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करो, यानी दोस्तों श्रीलंका जो है उसमें बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करो। 2014, 16, 17, 19 में पूछा गया कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करो। दोस्तों सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। जो सन 1948 में श्रीलंका कैसे स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, ठीक है, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी अधिक संख्या के बल पर शासन व सत्ता पर प्रभुत्व जमाना चाहा, यानी सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी अधिक संख्या के बल पर शासन व सत्ता पर प्रभुत्व जमाना चाहा।
सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए कदम उठाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसने पूछा था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करो, यानी श्रीलंका में कैसे बहुसंख्यकवाद है और इसके क्या क्या प्रभाव है इसका वर्णन करो। तो दोस्तों सन 1948 में श्रीलंका राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो दोस्तों एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था। दोस्तों 1948, यानी भारत के 1 साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी अधिक संख्या के बल पर शासन व सत्ता पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ये नेताओं ने अपनी अधिक संख्या के बल पर शासन व सत्ता पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए कदम उठाए, यानी सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए कदम उठाए। अब कौन कौन से कदम उठाए? नंबर 1, 1956 में एक कानून बनाया गया। 1956 में क्या हुआ? एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और नंबर 2, नए संविधान में यह प्रावधान था। नए संविधान में प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार, यानी जो तमिल श्रीलंका में रहते हैं उन्हें दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया। अब देखते हैं दोस्तों इसके क्या क्या प्रभाव हुए। यानी इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिलों को नाराजगी और शासन के प्रति बेगानापन बढ़ा दिया। यानी श्रीलंका ने क्या करा, जो श्रीलंका की सिंहली थी, यानी जो श्रीलंका के जो सिंहली का एक कानून आया जिसमें जो सिंहली एक तरह से गोत है या एक तरह से बहुसंख्यक समाज है, उसको तो श्रीलंका ने एक स्थान दे दिया, राजभाषा घोषित कर दिया। लेकिन जो तमिल श्रीलंकानी जो तमिलनाडु से जाकर श्रीलंका में रहते हैं उन्हें उससे अलग कर दिया। तो इस सरकारी फैसले ने श्रीलंका में तमिल की नाराजगी और शासन के प्रति बेगापन को बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। किन्हें लगा? तमिलों को लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरियां आदि में भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी हो जा रही है और परिणामतः तमिल और सिंहली समुदाय का संबंध बिगड़ते चले गए। और तमिल है और जो सिंहली है इनके संबंध बिगड़ते चले गए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? इनके संबंध बिगड़ते चले गए। तो दोस्तों इसे मैं एक बार और सुना दूं कि इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिल की नाराजगी और शासन के प्रति बेगापन बढ़ाया गया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। किन्हें लगा दोस्तों? तमिलों को लगा। नौकरियां आदि में भेदभाव हो रहा है, यानी नौकरियों में भी क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है और परिणामतः तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? एक उदाहरण दो। 2017, 19, 20 में पूछा गया कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? एक उदाहरण दो। 2017, 19 और 20 में पूछा गया। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। एक तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच क्या होगा? बंटवारा होगा। दूसरा, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा होगा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा होगा। दूसरा, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा होगा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होगा और राजनीतिक दलों व दबाव समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। उसने पूछा ना, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? यानी दोस्तों जो आधुनिक लोकतंत्र है, यानी जो वर्तमान लोकतंत्र चल रहा है, व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, यानी सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? एक का उदाहरण दो। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं? अनेक रूप हो सकते हैं। नंबर एक, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी इसने एक का उदाहरण नहीं पूछा दोस्तों, हमें एक के बारे में बताएंगे। एक तो
शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, दूसरा सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। एक तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा हो जाएगा, जो शासन के विभिन्न अंग है उसमें बंटवारा हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा। तीसरा विभिन्न सामाजिक समूहों की सत्ता का बंटवारा। और दोस्तों चौथा राजनीतिक दलों व दबाव समूह के सत्ता के बीच बंटवारा। राजनीतिक दलों व दबाव समूह की सत्ता के बीच में क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, नहीं इसमें हमें इसमें कहते हैं कि एक का उदाहरण दो। तो दोस्तों हम शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा देखते हैं। दोस्तों आपको ये आ गया शासन के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा कैसे होता है। दोस्तों इसमें देखेंगे, यानी विभिन्न अंगों जैसे ना, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। यानी हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से विभिन्न यानी अलग अलग रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यानी इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्थान पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, यानी इसमें कोई भी अंग सत्ता का सीमित प्रयोग नहीं करता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा गया, तो सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ठीक है, रहता है बंटवारा। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। यानी जो सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्थान पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका पर और विधायिका न्यायपालिका पर, यानी एक दूसरे के उसके जो कार्यों को देखती रहती है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों यानी ये थी हमारी सत्ता की साझेदारी को लेकर। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।